जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लाया हूं वो है वेस्टर्न आर्ट यानी पाश्चात्य कला पर, और जो बताने वाला वो है नव शास्त्रीयतावाद। नव शास्त्रीयतावाद को पढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास स्टार्ट हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट पेपर भी स्टार्ट है। जिस किसी को भी ऑनलाइन ऑफलाइन मेरी क्लास ज्वाइन करनी है वो मुझसे व्हाट्सअप कर सकता है या मुझसे फ़ोन पर बात कर सकता है। इस समय 50% यानी 50% फीस डिस्काउंट है। जिसको जुड़ना है मुझसे जुड़ सकता है। मेरा ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, जो मेरा नंबर है 88 40 89 13 45। आप इस नंबर पे मुझसे आप जुड़ सकते हैं, मतलब मुझसे बात कर सकते हैं या मिस कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। फीस कंफर्म कर सकते हैं, कैसे क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो जानकारी ले सकते हैं। और मैं बता दूं, मैंने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। आप यूट्यूब पे जा करके आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ के वीडियो भी डाल रखे हैं। आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने सिलेक्शन दिया है या नहीं दिया है। खैर, मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस पर चर्चा कर रहा हूँ, वो है नव शास्त्रीयतावाद। नव शास्त्रीयतावाद की अगर बात करते हैं तो उसका समय है 1770 से 1880 1830 तक की। 1770 से लेकर 1830 तक का समय है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नियो क्लासिज्म। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको नियो क्लासिज्म। और इसके जन्मदाता हैं जाक दाविद, और नामकरण किया है विंकेलमान ने। स्थान कौन सा है तो कहेंगे फ्रांस में। तो आइए इसको विधिवत जानते हैं, नव शास्त्रीयतावाद किसे कहते हैं। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। नव शास्त्र यानी ध्यान रखिएगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में एक नई शैली का उदय हुआ जिसे नव शास्त्रीयतावाद कहते हैं। यानी जो नई शैली फ्रांस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदय हुई, से हम नव शास्त्रीयतावाद शैली कहते हैं। इस शैली में क्या खास बात है? इसमें ग्रीक मूर्तियों व रोमन कथाओं का अध्ययन किया जाता था। मैंने क्या लिखा है? इसमें ग्रीक मूर्तियों और रोमन कथाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम नव शास्त्रीयतावाद कहते हैं। नव शास्त्रीयतावाद का उदय कहाँ हुआ है तो कहेंगे फ्रांस में इसका उदय हुआ है। आइए इसको समझते हैं आगे। मैंने कहा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शैली का उदय हुआ था। फ्रांस में लुई 15वें का शासन था। किसका था? फ्रांस में लुई 15वें का शासन था। इसकी पत्नी का नाम ध्यान रखिएगा, मादाम पाम्पादुर, ये इसकी पत्नी का नाम था। और इसका एक भाई था, वास्तुकार भाई, जो मूर्तिकार भी था। इसका एक वास्तुकार भाई जिसका नाम था फ्लेक्समैन, ये इसका नाम था। जो नव शास्त्रीयतावाद का पहला वास्तुकार माना जाता है, जिसका नाम है फ्लेक्समैन। ठीक है, क्या कहेंगे? नव शास्त्रीयतावाद का पहला वास्तुकार था। क्या नाम था? उसको कहते हैं फ्लेक्समैन, जो एक मूर्तिकार भी था। ये ग्रीक मूर्तियों का अध्ययन कर रहा था। फ्रांस में रहते हुए
ग्रीक मूर्तियों का अध्ययन कर रहा था उसको पता ये चला कि इटली के दो शहर हैं जहां से ग्रीक मूर्तियां मिली हैं। तो कौन से दो शहर हैं? 1700, ध्यान रखिएगा, 1738 में हरक्यूलियन शहर, और दूसरा 1755 में पाम्पोई शहर। और दोनों ये शहर कहाँ हैं? इटली में हैं। यहीं से प्राचीन ग्रीक मूर्तियां खुदाई में मिली थी। क्या है? मैंने कहा यहां से हमें ग्रीक मूर्तियां खुदाई में मिली थी। और इन मूर्तियों का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, इन मूर्तियों का सर्वप्रथम अध्ययन विंकेल जर्मन विद्वान, ये जर्मन विद्वान थे, इन्होंने अध्ययन किया था। विंकेलमान, और इन्होंने ही नाम दिया था, मैं ऊपर लिख चुका हूं, इन्होंने ही सबसे पहली बार नाम दिया था नवशास्त्रीयतावाद। एक बार फिर ध्यान दें, नवशास्त्रीयतावाद में ग्रीक मूर्तियों और रोमन कथाओं का अध्ययन किया जाता है, और ये नामकरण जर्मन विद्वान विंकेलमान के द्वारा ये नाम दिया गया है। इस पर सबसे पहली बार जिसने चित्रकारी की है, जिसने प्रयोग किया है, वो जाक दाविद है, जिसको जैक डेविड भी कहते हैं। इसको ही माना जाता है जन्मदाता, और सबसे पहले चित्र भी इसी ने बनाया था। तो आइए आगे देखते हैं। तो इस तरह से विंकेलमान के द्वारा इसका नामकरण किया गया, और मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले चित्रकारी जो किसने की थी वो थी जाक दाविद ने किया था। तो इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं? जाक दाविद हैं, पियर गुएर हैं, जियान ग्रास हैं, ठीक है, फ्रांसवा जिरार हैं, और अग्र हैं पियर पॉल पुंद्रा हैं। तो आइए हम जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं वो हैं जैक डेविड, यानी जाक दाविद। ध्यान दें, किसकी बात कर रहे हैं? मैं जाक दाविद। जाक दाविद को जैक डेविड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाक दाविद कह लें या जैक डेविड कह लें। इसका जो समय है वो 1748 से लेकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1748 से लेकर 1825 तक है। कितना है? इसका जो समय है वो 1748 से लेकर कब तक माना जाता है? तो कहेंगे 1725 तक है, यानी कि 1825 तक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो 1748 में इसका जन्म फ्रांस में हुआ था, और इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 1825 में बेल्जियम में हुई थी। समझ गए आप लोग? मैंने कहा इसका जन्म जो है वो फ्रांस में 1748 में, और इसकी मृत्यु जो 1825 में बेल्जियम में, मैंने इसी में दिखा दिया है। ठीक, तो आइए ध्यान दें। जैक दाविद ये नौ शास्त्रीयतावाद का जन्मदाता था। ठीक है, नौ शास्त्रीयतावाद का जन्मदाता था। विद्यार्थी जीवन में, ध्यान रखिएगा, जाक दाविद विद्यार्थी जीवन में ये बुशे का शिष्य था। इसका शिष्य था
बुशे का शिष्य था विद्यार्थी जीवन में, ये बुशे का शिष्य था। समझ रहे हैं आप? बुशे का शिष्य था विद्यार्थी जीवन में। और बुशे आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। बुशे जो था ये रोकोको शैली या राकाको शैली, रोकोको शैली का ये चित्रकार था। समझ रहे हैं? तो ये बुशे रोकोको शैली का एक चित्रकार था और इसीलिए जैक डेविड पर प्रारंभिक जीवन पर इस पे राकाको शैली का प्रभाव था। बने रहिए, देखते रहिए। जब तक आप पूरी तरह से इस वीडियो को नहीं देखेंगे, नौ शास्त्रवाद समझ में नहीं आएगा। मैं दावा करता हूं कि जो मैं पढ़ा दूंगा इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा जिसको मैं पढ़ा रहा हूं। पहले तो इसको देख लेते हैं कि मैंने कहा राकाको शैली, वैसे थोड़ा बता देता हूं राकाको शैली क्या होती है। राकाको शैली या रोकोको शैली भी कहते हैं इसको। किसको कहते हैं? सीप पर गतिमान रेखाएं, सीप पर वक्राकार गतिमान रेखाएं खींचकर जो आकृति बनाई जाए, जो चित्र बनाया जाए, उसको कहते हैं रोकोको शैली। ठीक है? तो मैंने बुशे जो था बताया कि रोकोको शैली का चित्रकार था, इसीलिए जाक दाविद पर भी इस शैली का प्रभाव था और इस शैली प्रभाव होते हुए इसने जीवन का अपना सबसे पहला चित्र बनाया। ठीक है? जाक दाविद का ध्यान रखिएगा, जाक दाविद का पहला चित्र, जाक दाविद का पहला चित्र था मिनर्वा की विजय। मिनर्वा की विजय, जाक दाविद का पहला चित्र क्या था? मिनर्वा की विजय। ये पहला उसका चित्र है जाक दाविद का। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, समझ रहे हैं? तो ये जाक दाविद जो है, मिनर्वा की विजय वाला चित्र जो है जाक दाविद का पहला चित्र है। जाक दाविद को रोम की ओर से, कहां से? रोम, ध्यान रखिएगा, रोम की ओर से रोम की ओर से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। क्या मिली इसको? छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। अब रोम की ओर से उसको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई तो इसको रोम बुलाया गया, यानी इटली बुलाया गया। तो ये जो है जाक दाविद जो है, जाक दाविद छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, तब जाक दाविद इटली आया। इटली आया, पढ़ाई करने के लिए इटली आया और इटली में इसके एक मित्र बना जिसका नाम था डिक विंसी। ध्यान रखिएगा, जाक दाविद का मित्र, इटली मित्र, जाक दाविद का इटली मित्र जिसका नाम था डिक विंसी। याद रखिएगा, क्या नाम था उसका? उसका नाम था डिक विंसी। ठीक है? डिक विंसी, ये इसका मित्र था और इसने कहा कि इस समय इटली में सबसे ज्यादा अगर किसी का बोलबाला है वो है ग्रीक मूर्तियों का चल रहा है। चलो मैं तुमको जो है विंकेलमान से मिलवाता हूं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो डिक विंसी है इसने जर्मन विद्वान विंकेलमान से मिलवाया था। यानी डिक विंसी ने जाक दाविद की पहचान जो है वो विंकेलमान से करवाई और विंकेलमान से मिलने के बाद जाक दाविद पूर्णतया जो है वो ग्रीक मूर्तियों का अध्ययन करने लगा और उसी पर चित्र बनाने के सोचने लगा। इटली में उसने कोई भी ऐसा चित्र नहीं बनाया जो नवशास्त्रीयतावाद से जुड़ा हो। फिर ये वापस फ्रांस चला आया। ठीक है? कहां गया? फ्रांस आ गया, मिलवाया। ठीक है? जाक दाविद फ्रांस वापस आ गया, तब यहां आ गया, यहां मतलब फ्रांस।
यहां यहां एक आंदोलन आंदोलन चल रहा था। ये कैसा आंदोलन था? ये जो आंदोलन था, राजतंत्र सत्ता के विरुद्ध लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन हो रहा था। फिर ध्यान दें, मैंने क्या कहा है? फ्रांस में जो आंदोलन था वो राज सत्ता के विरुद्ध लोकतंत्र का आंदोलन था। यानी यहां जो शासन था वो राजतंत्र था। उस राजतंत्र का जनता वहां विरोध कर रही थी और लोकतंत्र पाना चाहती थी। इसी आंदोलन में ये भी जाके शामिल हो गए जाक दाविद, और तभी जाक दाविद ने 1785 में एक चित्र बनाया। उस चित्र का नाम था होरेशिया का प्रण। ठीक है, जाक दाविद ने 1785 में एक चित्र बनाया, होरेशिया का प्रण। होरेशिया का प्रण, ये चित्र बनाया। होरेशिया का जो प्रण वाला चित्र बनाया, ये नवशास्त्रीयतावाद का पहला चित्र था। ये ध्यान रखिएगा, नव शास्त्रीयतावाद का पहला चित्र था। क्या था? ये नवशास्त्रीयतावाद का पहला चित्र था। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। कब बनाया? 1785 में। कहां बनाया? फ्रांस में बनाया। तो ध्यान रखिएगा, नवशास्त्रीयतावाद का पहला चित्र होरेशिया का प्रण, ये फ्रांस में जाक दाविद के द्वारा बनाया गया। अब ये जब चित्र बनाया तो इस चित्र को जनता ने बहुत पसंद किया। तो जब जनता ने पसंद किया तो राजतंत्र के जो शासक थे वो सोच रहे थे कि जनता को समर्थन में लिया जाए, इसीलिए इस चित्र को इन्होंने खरीद लिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके 2 साल बाद जाक दाविद ने एक और चित्र बनाया। ध्यान रखिएगा, यानी 1787 में जाक दाविद ने चित्र बनाया, ब्रूट्स के पुत्र के निधन की खबर। यह चित्र बनाया। ब्रूट्स के पुत्र के निधन की खबर वाला चित्र जब ये चित्र बनाया तो ये आंदोलन का एक लोगो बन गया, एक प्रतीक चिन्ह बन गया। लोग इस चित्र को लेकर के आंदोलन करने लगे। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का जो समर्थन था वो ब्रूट्स की ओर था। समझिए मेरी बात को। जो शासक था यानी राजतंत्र, ध्यान रखिएगा, राजतंत्र का जो झुकाव था वो जूलियस सीजर की ओर था। जूलियस सीजर की ओर था। जबकि लोकतंत्र का झुकाव किसकी ओर था? तो लोकतंत्र की जो झुकाव जो था वो किधर था? तो आप समझ लें, उसका जो झुकाव जो था वो ब्रूट्स की ओर था, यानी जस्ट अपोजिट। ध्यान रखिएगा, फ्रांस में जनता का झुकाव ब्रूट्स की ओर था और सत्ता का जो झुकाव था वो जूलियस सीजर की ओर था। एक बहुत बड़ा कारण बन गया था विरोध का कारण। कुल मिला के आंदोलन चलता रहा और कुछ ही साल में, लगभग 90 में, 1790 के आसपास जो है ये आंदोलन समाप्त हुआ और राजतंत्र की सत्ता गई और लोकतंत्र गठित हो गया। 1792 में लोकसभा का गठन किया गया। 1792 में लोकसभा का
गठन किया गया, जिसमें जाग दाविद लोकसभा के सदस्य बन गए। एक तो चित्कार थे, ऊपर से सदस्य बन गए। तो इसलिए फ्रांस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाग दाविद जो है वो एक तानाशाह चित्कार के रूप में उभरे। ध्यान रखिएगा, तब जाग दाविद तानाशाह चित्रकार के रूप में उभरे। यानी पूरे फ्रांस में उन्होंने कह दिया कि अब नवशासितावाद का चित्र बनेगा और राकाको शैली का कहीं भी कोई चित्र दिखाई नहीं देना चाहिए। इन्होंने स्वयं भी कहा था, 1808 में इन्होंने कहा था कि मैंने फ्रांस के चित्रकारों को जो चित्रकारी करने के लिए दिया है वो एक कष्टप्रद मार्ग है। मैं जानता हूं कि ये अधिक समय तक मेरा अनुसरण नहीं करेंगे। ये जाग दाविद का कथन 1808 में इन्होंने कथन भी दिया था। तो इस तरह से तानाशाह चित्कार हो गए। लोगों ने जो है केवल नवशास्त्रवाद पे ही चित्र बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। लोकतंत्र सत्ता चल रही थी, लेकिन बहुत जल्दी ही लोकतंत्र सत्ता एक बार फिर समाप्त हुई और राजतंत्र सत्ता फिर आई, वो 1804 में। ध्यान दीजिएगा, 1804 में राज सत्ता फिर आई, यानी लोकतंत्र समाप्त हुआ और राज सत्ता एक बार फिर से आई। राज सत्ता आई तो जब लोकतंत्र की बात आ रही थी, ध्यान रखिएगा, तो उसमें ये तानाशाह चित्कार लोकसभा के सदस्य बन गए थे। लेकिन इस समय जो राज सत्ता आई वो नेपोलियन प्रथम शासक बना। कौन बना? नेपोलियन प्रथम शासक बना। इसने जाग दाविद को ध्यान रखिएगा, इसने जाग दाविद को शाही चित्कार बना लिया। अब जाग दाविद शाही चित्कार बन गए और जब राज्याभिषेक हुआ 1805-6 में, यानी 5 है, किसी में 6 देते हैं, 1805 में जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो उस राज्याभिषेक वाला चित्र भी जाग दाविद ने बनाया। क्या बनाया? ध्यान दीजिएगा, 1805 में जाग दाविद ने चित्र बनाया। कौन सा चित्र बनाया? चित्र बनाया था नेपोलियन प्रथम का राज्याभिषेक। नेपोलियन प्रथम का राज्याभिषेक वाला चित्र इन्होंने बनाया था। कब बनाया? 1905 में। और इस तरह से कुछ समय के लिए चले गए, ये इटली चले गए, सॉरी पेरिस चले गए। ये कहां गए? पेरिस चले गए। पेरिस चले गए, वहां इन्होंने चित्र बनाया। वहां इन्होंने कौन सा चित्र बनाया? उस चित्र का नाम क्या है? उस चित्र का नाम है बोलिसारियस। बोलिसारियस, ये चित्र इन्होंने बनाया। कौन सा? बोलिसारियस का चित्र। और ये चित्र सुरक्षित कहां है? तो ये चित्र जो सुरक्षित है कहां है? तो ये लिली संग्रहालय
पेरिस में सुरक्षित है। ये चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो कहेंगे पेरिस संग्रहालय में सुरक्षित है। और इस तरह से इन्होंने एक चित्र, ये एक और चित्र बनाया जो बोलिसारियस के नाम से जाना जाता है। इससे पहले जो मैंने बताया था होरेशिया का प्रण या ब्रूट्स के पुत्र के निधन की खबर वाला चित्र, वो कैनवास पर तैल माध्यम में बनाया गया था। वो आपका लूव संग्रहालय में सुरक्षित है। ये भी कैनवास पर तैल रंग में है, लेकिन लिली संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसको हम बोलिसारियस के नाम से जानते हैं। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इसमें नेपोलियन की पराजय हुई। तब जाग दाविद बेल्जियम चले गए। वहीं 1825 में मृत हो गई। समझ रहे हैं? वहीं 1825 में उनकी मृत हो गई। क्लियर? आइए इनके प्रमुख चित्र देखते कौन कौन से हैं। अन्य प्रमुख चित्र, इन्होंने दो प्रकार के चित्र बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा, अन्य प्रमुख चित्र में एक बनाया इन्होंने समकालीन विषय पर, समकालीन विषय पर चित्र बनाया। तो समकालीन विषय पर इनका कौन सा चित्र है? एक है मारा की मृत्यु, मारा की मृत्यु, और दूसरा इनका चित्र है, ध्यान दीजिएगा, एक है मारा की मृत्यु और दूसरा जो इनका चित्र है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और उस चित्र का नाम है गेंद की महिलाएं। गेंद की महिलाएं, ये इनका चित्र है। कैसा? समकालीन विषय पर आधारित, समकालीन विषय पर आधारित चित्र। ठीक, आइए आगे देखते हैं। दूसरा, नंबर 2, पौराणिक विषय पर आधारित चित्र। पौराणिक विषय पर आधारित कौन कौन से चित्र हैं? देखिए, नंबर 1, सेबाइंस पर बलात्कार, सेबाइंस पर बलात्कार। नेक्स्ट, सेबाइंस पर बलात्कार। नेक्स्ट, ब्रूट्स के पुत्रों के शव का दहन, ब्रूट्स के पुत्रों का, ब्रूट्स के पुत्रों का शव दहन, शव का दहन। एक है निधन की खबर और एक है शव का दहन। ठीक है, शव दहन। नेक्स्ट, टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट की शपथ। क्या है? टेनिस कोर्ट की शपथ। और क्या है? और कौन सा चित्र है? टेनिस कोर्ट की शपथ। इसके अलावा आल्पस पर्वत को पार करते हुए नेपोलियन प्रथम, आल्पस पर्वत आल्पस पर्वत को पार करते नेपोलियन प्रथम। नेक्स्ट,
साइक्रेटिस की मृत्यु, या इसे कहते हैं या सुकरात की मृत्यु। नेक्स्ट, नेपोलियन अपने सेनापतियों या सिपाहियों को पदक व चिन्ह बांटते हुए का चित्र। ये एक बार फिर से देख लें चित्र कौन कौन से हैं। ठीक है, पौराणिक इनका इससे पहले चित्र कौन सा है? इससे पहले एक इनका चित्र है समकालीन, मारा की मृत्यु, गेंद की महिला, ये समकालीन विषय पर है। फिर मैंने आपको बताया है पौराणिक पे सेबाइंस पर बलात्कार, और इसी तरीके से सेबाइंस स्त्रियों का अपहरण। ये मुझे कमेंट करके बताइए कि ये चित्र किसका है और किस शैली का है। ठीक है, सेबाइंस स्त्रियों का अपहरण। नेक्स्ट, ब्रूट्स के पुत्रों का शव का दहन, टेनिस कोर्ट की शपथ, आल्पस पर्वत को पार करते हुए नेपोलियन, और क्या है? साइक्रेटिस की मृत्यु, ये सुकरात की मृत्यु कहते हैं। नेपोलियन अपने सैन्यपतियों या सिपाहियों को पदक चिन्ह बांटते हुए का चित्र। तो ये आज मैंने आपको बताया है जागदाविद, जो नवशास्त्रीयतावाद का प्रमुख चित्रकार था। तो दोस्तों, अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत फोन उठाएं और मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे पूरे सिलेबस को आप टच करते हैं तो कोई भी टीजीटी या पीजीटी या एलटी, नेट पे इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि नेट पेपर थोड़ा से अलग हो जाता है, उसकी अलग क्लास चलती है। तो इस तरह के कोई भी पेपर अगर आता है तो मैं दावा करता हूं कि आप आसानी से पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि एक बार पूरा सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट्स अपने आप ही बनाना पड़ेगा। मैं नोट्स नहीं देता हूं क्योंकि बनाने से आपको याद होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर पीडीएफ दे दिए, पीडीएफ सिर्फ रखे रहता, कोई देखता उगता नहीं है। सच ये कि जो आप अपने हाथ से बनाते हैं, क्योंकि अपने हाथ का बना हुआ खाना ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरे हाथ का पेट भरता भले ही है लेकिन खाने में मजा नहीं आता है। अपने हाथ की तैयारी, जो अपने हाथ से तैयारी करेंगे, वास्तव में वही आपको फायदा करेगा। अगर कोई पीडीएफ मिल जाएगा, किसी का नोट्स मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं करता है, मैं बता दूं आपको। क्योंकि जब आप लिखेंगे तो सुनेंगे, दोनों चीजें चलेंगी तो दिमाग में आपकी फीड होती जाएगी, जो एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे जुड़ें, और नई क्लास अभी ज्वाइन मैंने स्टार्ट की है और जल्द ही एक वैकेंसी फिर भी आने की संभावना है, और मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।